राधे राधे। वेलकम टू ओजेस एस्ट्रोजोत। और बुक रीडिंग सेशन के अंदर 12वें घर में चंद्रमा और सूर्य का विचार तो हमने कर लिया है, और एक तरीके से देखा जाए तो थोड़े बहुत हिंट भी मिल रहे हैं पेंडिंग कर्मा के इसके अंदर पास्ट बर्थ से रिलेटेड कि किस तरीके से डेथ हुआ होगा, बिकॉज 12th हाउस इमीडिएट पास्ट बर्थ का है। तो आज हम देख लेते हैं कि जब 12वें घर में मंगल आता है तो उसका क्या विचार किया गया है। पंडित कृष्ण जी अभी आए नहीं थे, आज उनके आने का दिन था, और ये भी पता था कि आज वे 12वें घर मंगल की व्याख्या करेंगे। इसलिए मैंने अपने मानसिक तैयारी के लिए कुछ किताबों में से कुछ ब्यौरा पढ़ा, और जब पंडित जी आए पहला सवाल पूछा, हुजूर ये क्या रहस्य है कि 12वें घर में मंगल हो तो शत्रु भी बेलगाम हो जाते हैं, पशु भी, उनसे गहरी चोट का खतरा बना रहता है। पंडित जी अपने हाथ की डायरियों को तरतीब से रखते हुए कहने लगे, 12वें घर के मंगल के बारे में दुश्मनों से खतरा या पशुओं से चोट लगने की धारणा काफ़ी हद तक बेबुनियादी है, क्योंकि जब भी हम मंगल का जिक्र करते हैं तो चोट का ख्याल और उससे लगे निशाने का ख्याल हमारे मन में आ जाता है। ज्योतिष की आम पुस्तकों में पहले घर का मंगल होने से चेहरे या सिर पर चोट का निशान जरूर होना बताया गया है। मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक ये फल कथन बहुत कम देखने में आता है। पहला घर काल पुरुष कुंडली में मंगल की अपनी राशि वाला होता है, मेष राशि का। यहाँ अपने ही घर में बैठा मंगल अपने ही स्व को चोट मारे, इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। हाँ, यह जरूर है कि छठे और सातवें घर में बैठा मंगल उस हालत में सिर या चेहरे पर कोई चोट का निशान जरूर छोड़ जाता है जब पहले या दूसरे घर में मंगल का कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो। 12वें घर का ऐसी चोट के साथ कोई संबंध नहीं है। इस घर की जिंदगी में औरों की ओर से खुफिया शरारतें या पीठ की ओर से वार करने वाली रुचि वाले दुश्मनों से पूरी तरह से रक्षा करता है। इसका कारण यह है कि ऐसी अचानक या गुप्त तौर पर होने वाली घटनाओं का कारण राहु होता है। इस आकाश के ऊंचे घर पर बृहस्पति की राशि में बैठा मंगल ऐसी महावत हो जाता है जो अपने अंकुश से राहु के बिगड़े हुए हाथी को अपने काबू में रखता है। इस घर में मंगल होने की हालत में राहु कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, कमजोर हो या शक्तिशाली, वो कभी खुफिया शरारत नहीं कर सकता। ये ठीक है कि ऐसा मंगल अचानक चोटों से पूरी तरह से बचाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान की जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां जरूर आती हैं, और ऐसा इंसान उनको अपनी ही गलतियों से पैदा करता है। यहाँ मंगल के साथ बुध हो या मंगल बुध की दृष्टि से अशुभ हो जाए तो ऐसे इंसान की जिंदगी परेशानियों में घिर जाती है, पर यह हालत बुरे दोस्तों की संगति में रहने के कारण पैदा होती है। मंगल अपने आप में शक्ति की एक अथाह सीमा है, पर इस शक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल में लाना मंगल के वश में नहीं है। बुरी संगति इस शक्ति को गलत रास्ते पर डाल देती है, और कई बार उल्टे रास्ते पर पड़ा ऐसा इंसान यार दोस्तों के इल्जाम भी अपने सर पर ले लेता है। वे मित्र लोग ही उसे अपनी मुश्किलों में फंसाकर अपने निकलने का रास्ता तलाश लेते हैं। यहाँ मंगल एक तरह का एकलव्य है, महाभारत की कहानी का एकलव्य, जो अपने वचन पूरा करने के लिए कमान खींचने वाला अपना अंगूठा ही उतार कर दक्षिणा में दे देता है, और हर तरह से शक्तिमान होता हुआ भी शक्तिहीन होकर बैठ जाता है। मैंने कहा, शायद इसी पहलू से ये बात लिखी मिलती है कि 12वें घर के मंगल वाले पर छोटी तोहमतें भी तो गुप्त चोटें होती हैं। वे कहने लगे, हाँ ये बात सही है, पर अगर हम एकलव्य की कहानी को सामने रखें तो इन चोटों का मर्म आसानी से समझ में आ सकता है। एकलव्य ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से ही अपना अंगूठा काट कर रख दिया था। मैं हंस दी, कहा, ये तो बेचारे एकलव्य की बात हुई, पर उसके गुरु द्रोणाचार्य का मंगल कहाँ था? बदनीयती से भरा हुआ, जिसने गुरु होकर ऐसी भयानक दक्षिणा मांगी। पंडित जी कहने लगे, द्रोणाचार्य का मंगल शायद छठे घर में होगा, बुद्ध के पक्के घर, जिसने द्रोणाचार्य में बहादुरी के साथ साथ बुद्ध की चालाकी पैदा कर दी। इसी संबंध में प्राचीन ज्योतिषी जीवनाथ का कहना है कि ऐसे इंसान को दुष्ट लोग झूठा कलंक लगाते हैं। यह फल कथन बहुत ठीक है, पर ऐसी हालत में मंगल नीच राशि में होता है। मैंने कहा,
हाय पंडित जी, मेरा मंगल तो है ही नीच राशि का कर्क का। बचाव एक यह है कि 12वें घर में नहीं है। पंडित जी कहने लगे, आपकी कुंडली में मंगल है तो नीच का कर्क राशि का, पर उच्च के बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, कर्क के बृहस्पति के साथ, इसलिए उसकी नीचता भंग हो जाएगी। और झूठे इल्जाम वाली संभावनाएं तो पैदा करेगा, पर बृहस्पति ऐसे इल्जाम साबित नहीं होने देगा, वह सच को सामने लाएगा। कई कुंडलियों में देखने में आया है कि 12वें घर में कमजोर मंगल होने के कारण ये दुष्ट लोग कोई पराई नहीं होते, बल्कि ऐसे इंसान के अपने ही होते हैं, अपने मित्र, अपने परिचित या द्रोणाचार्य जैसे गुरु हो सकते हैं। इस घर में मंगल किसी भी हालत में हो, इंसान में हिम्मत जरूर पैदा करता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, इंसान की हिम्मत नहीं टूटती। दिन के वक्त वो कितनी ही मुश्किलों का सामना करे या अपनी गलतियों पर पछताए, पर उसकी रातों की नींद कभी उचाट नहीं होती। इस घर को शुभ मंगल उस इंसान की उम्र में 28वें साल शुभ फल देता है। यह शुभ फल और भी शुभ हो जाता है अगर 28वें बरस उस इंसान के घर में पुत्र पैदा हो जाए। पर मंगल के साथ बुध होने की हालत में 28वें साल कई तरह के मानसिक तनाव पैदा हो जाते हैं, और ऐसे हर तनाव का ताल्लुक बहन के साथ होता है या बेटी के साथ। मैंने कहा, पंडित जी, आपकी बात से ख्याल आता है कि अगर 28वें बरस पुत्र होने से मंगल शुभ हो जाता है, तो 12वें घर के मंगल वाले के लिए क्या ये नजरिया हमेशा के लिए कायम नहीं हो जाता कि उसका पुत्र के साथ और छोटे भाई के साथ हमेशा के लिए अच्छा रिश्ता होना चाहिए, और उसमें कमी पेशी आ जाए तो मंगल की शुभता में भी कमी पेशी आ सकती है। पंडित जी कहने लगे, ये ठीक है, इस घर के मंगल को और शुभ करने के लिए भाई और पुत्र के साथ बहुत अच्छा संबंध कायम रखना चाहिए। एक प्राचीन आर्य ग्रंथ में जिक्र आता है कि ऐसे इंसान के पराई स्त्रियों के साथ संबंध होते हैं। मेरे तजुर्बे के मुताबिक इस घर के मंगल का ऐसे संबंधों के साथ कोई तालमेल नहीं। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि इस घर में मंगल के साथ शुक्र का होना इस बात की अलामत है कि विवाहित जिंदगी में सुख नहीं होता। वैसे भी 12वें घर में अकेला मंगल थोड़ा सा मांगलिक दोष तो पैदा करता ही है। मंगल शुक्र 12वें घर में होने पर अगर सूर्य शनि किसी घर में इकट्ठे हो तो तलाक की संभावना पैदा हो जाती है। इस घर का मंगल संकेत देता है कि बीते हुए पिछले जन्म में वह व्यक्ति पुरुष था। अगर यहाँ मंगल अशुभ हो तो वह जाहिर संकेत होता है कि पिछले जन्म में जरूर किसी दुर्घटना से मौत हुई होगी, और वह भी जवान उम्र में। मैंने पूछा, पंडित जी, अकेला मंगल हो तो यह संकेत सीधा हो सकता है, पर अगर साथ में अन्य ग्रह पड़े हों, बुध, चंद्र, शुक्र या शनि, जो सारे स्त्री कारक ग्रह हैं, तो? वे कहने लगे, इस संबंध में शनि का वहां मंगल के साथ होना एक फैसलाकुन संकेत देता है। वो यह कि ऐसा इंसान अभी मोक्ष मुक्ति से बहुत दूर है, अभी उसने कई जन्मों का फासला तय करना है। बाकी ग्रह वहां होने की हालत में मंगल कितने अंशों का है, यह बात देखनी पड़ेगी। मैंने पूछा, याद नहीं, कहा पड़ा था कि 12वें घर का मंगल भाइयों के लिए बहुत शुभ नहीं होता। वे कहने लगे, यह मंगल अगर स्त्री की कुंडली में हो तो भाइयों के लिए अशुभ नहीं होता, और अगर मर्द की कुंडली में हो तो भाइयों के लिए अशुभ होता है। लाल किताब ने एक फरमान दिया है कि 12वें घर वाले मंगल का भाई जब उनके घर आए तो दूध फल से वह भाई की खिदमत करे, फिर ऐसा मंगल अशुभ नहीं करेगा। वैसे भी हम पहले कह चुके हैं कि ऐसे मंगल वाला पुत्र के साथ और भाइयों के साथ अच्छा स्नेह बनाकर रखे, वह स्नेह मंगल को अशुभ नहीं होने देगा। इस घर के मंगल का अशुभ प्रभाव उस हालत में बहुत बुरा हो सकता है जब उस टेवे में सूर्य शनि कहीं इकट्ठे हों। ऐसी हालत में आग से भी खतरा हो जाता है और किसी लड़ाई झगड़े में चोट लगने का खतरा भी। कई बार अचानक ऐसे खर्च भी सामने आ जाते हैं जो इंसान के बजट से बाहर होते हैं। इस अग्निरूप मंगल को सिर्फ चंद्र ही शांत कर सकता है, इसलिए उपाय के तौर पर मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए चंद्रमा का सहारा लेना चाहिए। दूध में शहद या चीनी मिलाकर अपने मित्रों को पिलाना चाहिए। किसी पूजनीय पंडित महात्मा को भी ऐसा दूध अर्पण किया जा सकता है। कुछ विद्वान इस घर के मंगल को जेल में बंदी होने का संकेत भी कहते हैं।
ये संभावना सिर्फ 2 हालतों में हो सकती है, या तो 12वें घर में राहु हो और पहले घर में शनि हो। ऐसी हालत में हिंसात्मक रुचि पैदा हो जाती है, जो बंदी होने का फल सामने ले आती है। दूसरी हालत में अगर इस घर का मंगल मकर राशि का हो, साथ में शनि हो, तो जेल जाने की संभावना होगी, पर किसी शुभ कार्य के लिए, देश की खातिर या लोगों के लिए। मैंने कहा, पंडित जी, आपकी इस बात से जान पड़ता है कि दुनिया के बहुत बड़े क्रांतिकारी जरूर कुंभ लग्न के होते होंगे। यह लग्न होगा तो ही 12वें घर में मकर राशि आएगी, जहां उच्च का मंगल और स्व राशि का शनि मिलकर उन्हें जेल यात्रा के लिए भेजते होंगे। पंडित जी हंसने लग पड़े। जी हाँ, ये सचमुच क्रांतिकारियों की कुंडली बनती है। सो ऐसी क्रांतिकारी कुंडली के लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं। हाँ, दूसरी हालत में मंगल अशुभ हो तो एक उपाय बताता हूँ। 12 दिन लगातार मंदिर में हर रोज 12 बताशे देने चाहिए, पर यह उपाय उस हालत में नहीं करना चाहिए जब टेवे के दूसरे घर में मंगल के दुश्मन ग्रह बैठे हों। मैंने पूछा, वो तो खैर जाहिर है कि टेवे का दूसरा घर मंदिर होता है। अगर वहां दुश्मन रास्ता रोकर बैठे हैं तो बताशे अर्पित नहीं किए जा सकते, पर ऐसी हालत में कोई तो और उपाय होगा ही। वे कहने लगे, उस हालत में 12 दिन लगातार बहते पानी में 12 ग्राम गुड़ बहा देने वाला उपाय कारगर होगा। लाल किताब में इस घर के अशुभ मंगल को कुंद हथियार कहा गया है। कुंद और जंग खाया हथियार, इसलिए घर में किसी तरह का कुंद और जंग खाया हथियार नहीं रखना चाहिए। तो ये रहा मंगल का विचार कि मंगल 12वें घर में होगा तो उसकी क्या व्याख्या होगी। मैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ ऐड करना चाहूँगी, लाल किताब से नहीं। मंगल देखो एग्रेशन का कारक है। आप जहाँ पे भी मंगल आपकी राशि में फॉल करता है, जिस भी घर में, वहाँ पे आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो, बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हो, क्योंकि मंगल की राशि के अंदर शनि नीच के होते हैं, तो पेशेंस की कमी आ जाती है ऐसे केस में ना। तो मंगल अगर 12वें घर में आ रहा है तो आप नींद को लेकर के, खर्च को लेकर के, ठीक है, अब बहुत खर्चीले होगे, पेशेंस नहीं होगा थोड़ा भी सोच विचार करने का कि खर्चा कैसे करें। ये व्यय का है ना 12वां घर। तो इस तरीके से आप उसको डिकोड कर सकते हैं मंगल के एट्रीब्यूट्स को लेकर के और 12वें घर के एट्रीब्यूट्स को मिला करके, ठीक है।